अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास जितने भी एसिड होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर होते हैं और कुछ एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड कंसीडर होते हैं। ठीक है, इसी तरह इस चैप्टर के अंदर हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास बेस को डिस्कस करते हैं तो सेम तमाम बेसिस जो होती हैं वो भी एक जैसी नहीं होती। कुछ बेसिस होती हैं स्ट्रॉन्ग और कुछ होती हैं वीक। ठीक है, आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के बारे में हमें कैसे आइडिया होगा, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे एल्कली और बेस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेम जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के लिए भी सेम वही जो है वो डेफिनेशन यूज़ की जाती है जो कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए यूज़ की थी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती है। स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसी बेसिस जो कि क्या कर देती हैं, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती है एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वाटर में वो मुकम्मल तौर पर अपने आयन्स के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन यानी कि पानी के अंदर। ठीक है, वो क्या होंगी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगी। स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है NaOH, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है। उसके अलावा KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है। उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वीक बेसिस को देखें तो वीक बेसिस ऐसी होती हैं जो कि वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती। वीक बेसिस क्या होंगे कि दैट पार्शली आयनाइज इन वाटर, पार्शली यानी कुछ हद तक आयनाइज होती है, मुकम्मल नहीं होती। यानी कि जो वीक बेसिस होती हैं वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होती बल्कि पार्शली आयनाइज होती हैं। और अगर हम वीक बेसिस की एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो अमोनिया होती है, ठीक है, वो वीक बेस कंसीडर की जाती है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि ये इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी वीक बेसिस होती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वो बेसिस जो कि एक्वस सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं वो होती हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि वो बेसिस जो कि वाटर में पार्शली आयनाइज होती हैं जैसे अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या कंसीडर होती हैं, वीक बेसिस कंसीडर होती हैं। उसके बाद अब हम अपने लेक्चर के दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमने दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि एल्कली और बेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर ये दोनों टर्म्स हैं जो है वो एक साथ लिखी जाती हैं इंटरचेंज करके, यानी कि बाज़ एक ही कंपाउंड को हम एल्कली का नाम भी दे रहे होते हैं और बेस का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली यानी कि एक दूसरे की डेफिनेशन इंटरचेंज होके इनको यूज़ करते हैं, बट इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। हमारे पास क्या हो गई, बेस, और दूसरी चीज़ क्या है, एल्कली। ठीक है, बेस हमारे पास किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, किसका, मेटल का। ठीक है, बेस क्या चीज़ होगी, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, या मेटल का दूसरी क्या चीज़ है, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हुई हो या मेटल के साथ OH अटैच हुई हो। ठीक है, तो वो वाटर में क्या हो, इनसॉल्युबल हो। ठीक है, पहली चीज़ बेस के बारे में हमें क्या पता चली कि बेस क्या होता है, किसी मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है और मेटल का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, बट दूसरी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है कि वो वाटर में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, क्या चीज़, बेस। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल लें कि मेटल के ऑक्साइड में हमारे पास आता है सोडियम ऑक्साइड NaO, ये देखिए सोडियम एक मेटल है उसके साथ O लगा हुआ है तो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। या अगर हम इसी के हाइड्रोक्साइड के देखें तो सोडियम के साथ अगर OH लगा हो तो ये हमारे पास क्या होगा, NaOH। इसी तरह हम एक और कंपाउंड है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्साइड, और इसी के साथ अगर अटैच हो जाए MgOH
ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि ये चारों हमारे पास क्या है, बेसिस है, और ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। ओनली अ फ्यू मेटल ऑक्साइड्स, लेकिन कुछ हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, फ्यू नंबर उनके हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जिसमें हमारे पास अगर हम NaOH का देखें, यहाँ पे अगर हम देखें ये मेटल का जो ऑक्साइड है इस तरह से, ठीक है, जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, उसके अलावा तीसरी यानी कि जो प्रॉपर्टी है बेस की, वो क्या है कि वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती हैं। ठीक है, यानी कि किसी बेस का अगर हम किसके साथ रिएक्शन करें, एसिड के साथ, मैं डायरेक्ट कोई एसिड लिख लेती हूँ, सपोज़ हमारे पास HCl है, इसका रिएक्शन अगर हो जाता है NaOH के साथ, तो हमारे पास ये वाला N और ये वाला Cl या आपस में मिलके हमारे पास क्या बना लेते हैं, NaCl, जबकि ये OH और ये H मिलके हमारे पास क्या बना लेंगे, H2O। इसमें हमारे पास ये जो NaCl बना है ये होता है साल्ट, और जबकि ये हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड बना है ये क्या है, वाटर। ठीक है, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी बेस की क्या होती है कि वो रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेस की अगर हम फोर्थ वन प्रॉपर्टी देखें, तो अगर हम इन दोनों की बात करें, सोडियम ऑक्साइड ये भी एज अ बेस एक्ट करता है और ये भी एज अ बेस एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों जो है वो किसी एसिड के साथ मिलके साल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास है Na2O, अगर हम एक और एसिड ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे ये वाला जो आयन है ये यहाँ से सोडियम के साथ मिलके हमारे पास क्या बना लेगा, Na2SO4। ये क्या हो जाता है, सोडियम सल्फेट, और इसके साथ बाकी ये H2 और ये O मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, सेम इसी तरह H2SO4 के साथ जब NaOH का रिएक्शन होगा तो तब भी जो है वो हमारे पास यही जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास NaOH के कितने मालिक्यूल यूज़ होंगे, 2 NaOH के मालिक्यूल यूज़ होंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2SO4 और साथ में वाटर। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पे हमारे पास एसिड के साथ ऑक्साइड का भी रिएक्शन होता है और साथ में हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी होता है। ठीक है, अब हम एल्कलीज का देखते हैं कि एल्कलीज क्या है, एल्कली। ठीक है, एल्कली आगे आप समझ लें कि बेस की आगे जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यानी बेस की ही आगे क्लास है जिसको क्या बोला जाता है, एल्कली। यानी एल्कली क्या है, बेस की स्पेशल क्लास है। ठीक है, इसकी हम क्या लिखेंगे, क्लास ऑफ बेस विच सॉल्युबल इन वाटर, विच सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि बेस की ही क्लास के अंदर एक ऐसी क्लास जो कि वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज। ठीक है, इसलिए आप याद रखें कि जितनी भी एल्कलीज होंगी वो सारी क्या होंगी, बेसिस होंगी। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, but all bases are not, but all bases are not एल्कलीज। ठीक है, यानी कि एल्कली आगे जा रहा है, बेस की क्लास है, इसलिए याद रखेंगे जितनी भी एल्कलीज हैं वो सारी क्या होंगी, बेसिस होंगी। बट जितनी बेसिस हैं वो सारी एल्कलीज नहीं होंगी, क्योंकि एल्कली की मेन रिक्वायरमेंट ये है कि एल्कलीज जो होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन जो तमाम बेसिस होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। कुछ बेसिस वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ डिज़ोल्व नहीं होती। यानी बेसिस की वो क्लास जो वाटर में डिज़ोल्व होती है उनको बोलते हैं एल्कलीज, और जबकि बेसिस जो बाकी जो होंगी वो भी एज अ बेस तो एक्ट करेंगी बट एज अ एल्कली एक्ट नहीं करेंगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो बेस है वो एक ब्रॉड टर्म है और एल्कली एक आप समझ लें कि लिमिटेड या लिमिटेड नंबर में यूज़ होने वाला टर्म है जो कि बेस की ही आगे एक
क्लास है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप देखें हमारे पास ये जो हमने पढ़ा है Na2O और दूसरा हमने पढ़ा है NaOH, ठीक है। ये दोनों जो है ये बेस भी हैं और एल्कली भी हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, बेस भी है और एल्कली, ठीक है। बेस और एल्कली दोनों कंसीडर होंगी क्योंकि वाटर में आसानी से डिज़ॉल्व हो जाती है, ठीक है। जबकि इसकी निस्बत हमारे पास एक कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड CuO। कॉपर एक मेटल है, उसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है, तो ये हमारे पास हो गया कॉपर ऑक्साइड। ये बेस तो है, ठीक है, ये बेस है बट नॉट एल्कली, ठीक है। एल्कली क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटर में डिज़ॉल्व नहीं होती, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि एज आ बेस और एल्कली एक्ट करते हैं। इनके अंदर हमारे पास आ जाता है KOH, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है जो कि बेस और एल्कली दोनों के तौर पर एक्ट करता है। उसके अलावा फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है जो कि बेस और एल्कली दोनों के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि ओनली बेस एक्ट करते हैं बट एल्कली के तौर पर एक्ट नहीं करते। इसमें हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है बट एल्कली नहीं है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एज अ बेस एक्ट करता है बट एज अ एल्कली एक्ट नहीं करता। उसके अलावा कॉपर ऑक्साइड का मैंने मेंशन कर लिया है। उसके अलावा फेरस ऑक्साइड है जो कि एज अ बेस एक्ट करता है बट एज अ एल्कली एक्ट नहीं करता। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेस जो है वो एक ब्रॉड टर्म है और एल्कली आगे उसकी एक क्लास है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया। पहला टॉपिक था स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस यानी वो बेसिस जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं और वीक बेस जो वाटर में पार्शली आयनाइज होती हैं। उसके अलावा फिर हमने एल्कली और बेस के दरमियान डिफरेंस देखा। एल्कली जो है वो आगे बेस की ही एक क्लास होती है और जो बेस है वो ब्रॉडर टर्म है जो कि मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड और वो चीज़ें जो वाटर में इनसॉल्युबल भी हो सकती हैं और सॉल्युबल भी हो सकती हैं, ठीक है। उनके लिए ओवरऑल टर्म यूज़ की जाती है। और बेस की ही आगे फर्दर क्लास जो कि पानी के अंदर आसानी से हल हो जाती है वो क्या कहलाती है, एल्कली कहलाती है। फिर उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी जो कि एज अ बेस और एल्कली एक्ट कर रही होती हैं, जिसमें KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। जबकि उसके अलावा फिर हमने कुछ एग्जांपल ऐसी देखी जो कि एज अ बेस तो एक्ट करती हैं बट एज अ एल्कली एक्ट नहीं करती, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।